प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, हम 12th क्लास की फिजिक्स में है ना, यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आज का बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। ये पहला जो हमारा लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी थी। आज हम इस चैप्टर के बच्चों कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और ये क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड के एग्जाम में आपके आए हुए सवाल हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान से देखेंगे, और इस साल भी अगर आप इन सवालों को देखते हैं ध्यान से, तो इनमें से कोई ना कोई सवाल आपका रिपीट हो जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है ये वाला बच्चों, जैसे आपसे कहा जाता है, मतलब इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन यहाँ लिखना होगा कि द्वारा उपयोग करके ठोस पदार्थों की संरचना की जांच की जाती है। तो बताओ बच्चों, किसके द्वारा जांच की जाती है? इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों हमारा? कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, है ना, अवरक्त किरणें। तो हमारा आएगा आपका एक्स किरणें आएगा इसमें। ठीक है, तो ध्यान से इस बच्चों आप इसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमारा इसमें है कि निम्नलिखित में से किसे ऊष्मा विकिरण कहा जाता है? किसे ऊष्मा विकिरण कहा जाता है? अवरक्त किरणों को कहा जाता है बच्चों, उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंफ्रारेड, है ना, विकिरण, यानी कि रेस बोला जाता है। तो इसलिए आपका आंसर जाएगा इसका सी पार्ट, इंफ्रारेड विकिरण। ठीक है बच्चों, पहला आपका है यहाँ पे एक्स, गामा और माइक्रोवेव, तीनों ऑप्शन नहीं जाएंगे, आपका सी पार्ट जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे कहता है बच्चों कि अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का प्रतिनिधित्व करती है? ध्वनि की गति करती है। ध्वनि की गति तो आप जानते होंगे 332 मीटर प्रति सेकंड होती है ना, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति हो सकती है, लेकिन आप जानते होंगे बच्चों जो प्रकाश की गति का फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आता है, फॉर्मूला आता है आपका c बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर इसको इस साइड ले जाते हैं, तो आपका बन जाता है अंडर रूट में μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c। अब c नीचे आ जाता है प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल कह सकते हैं, या आप इसको वेग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे जो 1/c जा रहा है, वेग नीचे जा रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की गति का विलोम, यानी कि अपोजिट, उल्टा। ठीक है, तो इसलिए इसका बच्चों आंसर जो जाएगा वो डी पार्ट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी बच्चों। अब यहाँ से अगर समझ में आ जाता है बच्चों आपके, तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये 2016 और 2020 में बोर्ड के एग्जाम में आपका आया हुआ सवाल है वाला। ठीक है, तो 1/√μ0 का मात्रक होगा। जैसे भी आपको बताया कि 1/√μ0 बच्चों सी के बराबर होता है। ठीक है, अब सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल। अब चाल है तो उसका मात्रक क्या होगा बच्चों? मीटर प्रति सेकंड होगा। अब मीटर प्रति सेकंड कौन सा जा रहा है? डी पार्ट जा रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? डी पार्ट आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चलिए बच्चों, अब आगे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में अगला सवाल है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे 15 में आया हुआ है, 16, 18 में आया हुआ है। अब यहाँ पर क्या आता है कि यदि वेक्टर ई, है ना, और वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रम से वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होगी? यानी कि दोनों वेक्टरों के लंबवत होगी। ठीक है, जब दोनों वेक्टरों के लंबवत होगी तो इसलिए इसमें क्या जाएगा? वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी जाएगा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगेगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जाएगा डी पार्ट, वेक्टर ई क्रॉस बी जाएगा। ठीक है, पहले तीन ऑप्शन यहाँ पर कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से इन क्वेश्चनों को आपको देखना, बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं ये, और ये आए हुए सवाल हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखें यहाँ पर 2019 में सवाल आया हुआ है आपका। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अगर आपको याद आ रहा बच्चों, प्रीवियस लेक्चर जो हमारा 1 था उसमें आपको बताया गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के विलक्षण यानी कि गुण के बारे में आपको बताया गया था कि गुण क्या है उसके। ठीक है, तो उन गुणों में आपको बता रखा था कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ कैसे? आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा तरंग हमने इस तरीके से बनाई थी कि ये तरंग आपकी इस तरीके से होती है ना, तो इसमें जो तरंगे चलती हैं बच्चों आपकी, इसमें जो तरंगे चलती हैं आपके वो इस तरीके से मोशन करती हैं ना, ये ऊपर नीचे मूव करती हैं। जो ऊपर नीचे मूव करती हैं तो इसकी प्रकृति बच्चों क्या बन जाती है? अनुप्रस्थ, है ना। तो अनुप्रस्थ के लिए आपका क्या आएगा बच्चों? पहला पार्ट जाएगा इसका अनुप्रस्थ।
इसमें ऑप्शन दे रखा है अनुप्रस्थ है अनुदैर्घ्य, या अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों हो सकते हैं, तो दोनों ना तो अनुदैर्घ्य होगी ना अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो सकती हैं, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो केवल हमारे पास है जो पहला पार्ट है वो कौन सा होगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, यानी कि हमारा पहला पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं, जैसे हमारा आता है क्वेश्चन अगला आपका कि किसी किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, आयाम कितने दे रखा है बच्चों, 5 वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर। तो आपको क्या दे दिया बच्चों यहाँ पर, ये वैद्युत क्षेत्र बोला, तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि आपको ई दे दिया। अब आप नोट कर लेंगे यहाँ पे ई को दे रखा आपको 5 दे रखा है, मात्रा किसका दे रखा आपको, वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालने के लिए आपसे बोला, यानी कि बी निकालने के लिए आपसे बोल दिया। ठीक है, तो आपके याद हो एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको, जो अभिलक्षण आपके गुण लिखवा रखे थे पहले वाले लेक्चर में बच्चों, अगर आप उसको खोल के देखेंगे जहां पे लिखा मिलेगा आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, अभिलक्षण ही कह दो या गुण कह दो। ठीक है, तो वहां पर आपको एक पॉइंट नजर आएगा, उस पॉइंट में आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, E अपॉन बी इज इक्वल टू सी। तो फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों, E अपॉन बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो होता है उसका जो अनुपात होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से हमको निकालना बी है, तो जब बी निकालना होगा तो बच्चों आपका आएगा ई अपॉन सी। ठीक है, अब ई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। अब सी का मान बच्चों आप जानते हैं, सी का मान कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 होता है प्लस में, है ना। और भी जब ये पावर ऊपर जाएंगे तो आपका बन जाएगा 5/3 गुना 10 की पावर माइनस के 8। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, बचेंगे 2, पॉइंट लगा के हो जाएगा 20, 3 6 18, बचेंगे 2, और 3 6 ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम 7 लगा लेते हैं तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाएगा आगे, तो आपका आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 टेस्ला। ठीक है, तो 5 ये भी नहीं है, देखिए ये वाला बन जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 के माइनस के 8 टेस्ला। ये वाला भी नहीं जा रहा, ये वाला भी नहीं जा रहा, ये वाला भी नहीं जा रहा, यानी कि बी पार्ट जा रहा है इसका करेक्ट आंसर। कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, और ये हमारा बिल्कुल इससे मैच कर गया। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई होगी। ये बोर्ड के एग्जाम में 2 बार बच्चों सवाल आया हुआ है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चलते, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये कहता है आपसे कि वैद्युतशीलता म्यू नॉट है ना, वैद्युतशीलता म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होगा वो क्या होगा। तो वेग तो बच्चों आपको बताया था c बराबर आपका जो वेग था आपका क्या था बच्चों, c बराबर 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेग होता है। ठीक, तो अब चेक कर लीजिएगा, जो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे उसमें से एक किसके इक्वल होगा। तो पहले के इक्वल नहीं जा रहा, तीसरे के इक्वल नहीं जा रहा, चौथे के इक्वल नहीं जा रहा, केवल दूसरे के इक्वल जा रहा है, यानी कि जो इसको दूसरा पार्ट होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको वैल्यू दे रखी है बच्चों 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब जैसे बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, अगले सवाल में कहता है ये कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो गामा किरणें तो होती हैं बच्चों, है ना, तो गामा किरणें तो हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा गामा किरणें तो होती हैं। अब एक्स किरणें भी होती हैं, चूंकि अगर आपके याद आ रहा बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जब हमने लिखवाया था आपको, तो उसमें बताया था कि सूर्य के स्पेक्ट्रम में कुछ दृश्य भाग होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जिसको, और कुछ ऐसा भाग होता है जिसको हम नहीं देख पाते, उसको अदृश्य भाग कहते हैं। तो अदृश्य भाग में आपका कौन कौन सा आया था, अगर आपको याद आ रहा बच्चों, रेडियो तरंगे आया था, है ना, माइक्रो तरंगे आया था, या माइक्रोवेव जिसको हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों। ठीक है, अवरक्त आया था आपका, पराबैंगनी आया था, एक्स किरण आया था, गामा किरण आया था। ठीक है, वो सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो यानी गामा भी है, एक्स किरणें भी हैं, ठीक है, और अवरक्त किरणें भी हैं।
जो हमारे पास में ऑप्शन जाता है फोर्थ वाला, ये वाला बी पार्ट, सॉरी डी पार्ट जो हमारे पास है बीटा किरणें, तो ये अगर आपके याद आ रहा बच्चों, तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में हमने बीटा किरणों के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि बीटा जो किरणें होती हैं वो रेडियो एक्टिव होती हैं, है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती, ये रेडियो एक्टिव विकिरणें होती हैं, किरणें होती हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों आपके। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ये शब्द भी ध्यान देंगे, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी पार्ट, है ना, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। ये भी बोर्ड के एग्जाम में 17 और 18 में आपका आया हुआ सवाल है, तो उसको भी थोड़ा बच्चों ध्यान से आप देख लेंगे, ठीक है। ये सवालों को आपको ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरह की आपको। चलिए, अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आ जाती हैं बच्चों, तो अब इसके आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन अपना। आगे कहता है बच्चों इसमें कि सबसे अधिक आवर्ती की तरंगे, सबसे अधिक आवर्ती की तरंगे। अब अगर आपके याद आ रहा हो बच्चों, तो सबसे, जब आपको लिखवाया गया था विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम हमने लिखवाया था आपके, अगर याद आ रहा हो, अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको दिखा देते हैं बच्चों कि जो हमारे पास में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम था आपका, वो कौन सा वाला हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, अभी दिखा लेते हैं बच्चों आपको। ये रहा हमारे पास में आ चुका है, अगर आप ध्यान से देख पाए बच्चों, हमारे पास में ये वाला एक स्पेक्ट्रम, अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक बताया था, और ये बताया था कि इस साइड में अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, तो ये लेमड़ा जो आपका है, तरंग दैर्ध्य जो आपको दिखाता है, इस साइड आपका ये लेमड़ा मिनिमम होगा, ठीक है, और यहाँ पे दीर्घ तरंग यानी कि यहाँ पे आपका लेमड़ा ये मैक्सिमम रहा होगा, यानी कि इस साइड जब हम बढ़ते हैं तो ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य की तरफ बढ़ता है, और जब इस साइड चलते हैं तो ये मिनिमम तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम आपको मिलता है, उसमें जो गामा किरणें होती हैं उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन इसने बच्चे बात की है आपसे आवर्ती के बारे में, तरंग दैर्ध्य के बारे में बात नहीं की। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों कि न्यू बराबर जो आपका होता है, न्यू बराबर जो आपका होता है वो होता है सी अपॉन लेमड़ा, यानी कि क्या है कि सी जो है चलेंगे सारी प्रकाश की चाल से, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना, बात समझ में आ रही है आपके बच्चों। अब न्यू जो आपकी आवृत्ति है वो डिपेंड करती है तरंग दैर्ध्य पे, तो यानी कि अगर आपका ये मैक्सिमम होगा तो ये आपका मिनिमम होगा, ठीक है। और उस केस में अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि उस केस में अगर देख लें, अगर ये आपका मिनिमम होगा बच्चों, तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य मिनिमम है, तो इस बिहाफ पे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आवृत्ति होगी वो मैक्सिमम रहेगी, और यहाँ पे जो गामा किरणें हैं उसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होने की वजह से जो आवृत्ति होगी वो मिनिमम रही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बातें आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा बच्चों, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है जबकि आवृत्ति अधिकतम होती है, एक्स किरणों की उससे कम, पराबैंगनी किरणों की उससे कम, दृश्य भाग की उससे कम। दृश्य भाग में भी आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग आता है, और यहाँ पे अगर आपको याद हो रेड यानी कि लाल रंग आता है, ठीक है। फिर अवृक्त की, फिर माइक्रो की, फिर रेडियो की, और रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होगी बच्चों वो न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में मिनिमम आवृत्ति यानी न्यूनतम आवृत्ति किसकी है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, रेडियो तरंगे, ठीक है। अब सबसे अधिक पूछी इसमें, तो सबसे अधिक के लिए आपको गामा पे जाना होगा, तो यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन सी होगी आपकी, गामा किरणें यानी गामा तरंगों की होगी। बात क्लियर हो जाती है बच्चों आपकी यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी तरह की आपकी। चलिए, अगर यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है तो अब इसके आगे चल लेते हैं बच्चों अगले सवाल पे। चलिए, अब अगला सवाल आपसे बच्चों क्या कहता है, अगला सवाल कहता है बच्चों आपसे कि पराबैंगनी सूर्य परगामी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान, शिखर मान यानी कि अधिकतम मान, शिखर मान को दिखाते हैं चुम्बकीय क्षेत्र को बी नॉट से दिखा देंगे, वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 × 10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी।
वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, अधिकतम मान आपको बताना है। सी आपको दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा होता तो हमें पता होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपके। अब अपना फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। फॉर्मूला क्या था हमारा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना बच्चों ई नॉट है, तो बी नॉट इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, अब बी नॉट की वैल्यू रखेंगे। बी नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻⁻8 और सी का मान 3 × 10⁸ ठीक है, अगर आपकी यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस की पावर है ना, और ये इसकी इसमें गुना हो जाएगी। जब 1.5 की गुना 3 में करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 4.5। यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट प्रति मीटर। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है ई नॉट की। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी तरीके से बच्चों आपको, तो आपको परिगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान यानी कि अधिकतम मान आपको दे रखा है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों बी नॉट से, है ना, आपको दे रखा था। और वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान आपको यानी कि ई नॉट आपको निकालना था, जब निकाल के दिखा चुके हैं। वैल्यू कितनी है, 4.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में क्या आता है, निर्वात में एक आवर्त, निर्वात में एक आवर्त, निर्वात में एक आवर्त का मतलब इस तरीके से आपसे कहना चाह रहा है बच्चों, ये अगर आप ध्यान देंगे इसमें ध्यान दीजिए बच्चों आप, ये जो आपकी कल अगर आपको याद हो, जब हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा रहे थे बच्चों, जो लेक्चर नंबर 1 था आपका, ठीक है, तो ये वाला आपको याद हो रहा होगा। तो इसमें आपको दे रखा है बच्चों बी नोट दे रखा है, ये वाला जो बी नोट आपको वैल्यू है, आपको बी नोट दे रखा है, यानी कि अधिकतम मान जो नीचे की तरफ आपका जाके होगा बच्चों, नैनो टेस्ला दे रखा है। तो बी नोट आपको दे दिया बच्चों 510 नैनो टेस्ला। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों आपका बन जाएगा 510 × 10⁻⁻9 टेस्ला, है ना, टेस्ला बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र का भाग का आयाम, यानी कि आयाम आपको पूछ रखा है यहाँ पे बच्चों, इसने ई की वैल्यू पूछ ली, यानी कि ई नोट पूछ लिया। ठीक है, तो जब आपसे इसने ई नोट पूछ लिया तो देखिए वैल्यू क्या बन जाती है बच्चों आपकी। वैसे तो हम इसको लिख सकते हैं, वैसे तो पहले इसको लिख लेंगे बी नोट इज इक्वल टू 51 × 10⁻⁸ चूंकि माइनस की 9 में से पावर कम हो जाएगी तो यूनिट बन जाएगी टेस्ला। ठीक है, और आपसे बच्चों इसने पूछ रखा है ई नोट की वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला भी जस्ट हमने पढ़ा था, ई नोट बराबर आपका आ गया था बी नोट इंटू में सी। सी आपको दिया नहीं है पर आप जानते हैं कि जो सी होता है बच्चों निर्वात में प्रकाश की चार होती है। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए कितनी आएगी, 51 × 10⁻⁻8 और सी का मान कितना होता है 3 × 10⁻+8। तो +8 में अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे क्या बचेगा, 51 × 3 बचेगा, और 51 की जब गुना करेंगे 3 में तो वैल्यू बन जाएगी आपकी 153 वोल्ट प्रति मीटर, 153। ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत किसी तरीके से। चलिए बच्चों, अगर यहाँ पे देखिए सवाल ये 2019 में आया तो ध्यान से आप इसको देखेंगे, ये बोर्ड में आपके सवाल आए हुए होंगे बच्चों सारे। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अब अगले सवाल में जैसे आपसे कहता है ये कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। ठीक है, 2020 में पूछा गया आपसे बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप देखेंगे आंसर पेपर को उठा के तो आपको प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे 2020 के सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो चुंबकीय ऊर्जा जो घनत्व का सूत्र होगा आपका बनेगा μm = 1/2 v0² अपॉन μ0। ये आपका
चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला रहेगा, सूत्र रहेगा, इससे आप नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ में आपको बता देता हूं कि जो वैद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए अगर आपसे कोई पूछ ले तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए जो सूत्र जाता है आपका वो जाता है म्यू ई, ई यानी कि वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, बराबर आपका जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बच्चों इसमें फॉर्मूला जाता है, ठीक है। ये होता है वैद्युत के लिए, होता है चुंबक के लिए। आपसे पूछा गया चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व में आपको ये वाला लिख के आना होगा, ये आपका आंसर होगा। अगर वैद्युत के लिए पूछता बच्चों तो आप फिर इसको लिखते, ठीक है। चलिए, अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आपका, तो बच्चों अगले साल भी ध्यान देंगे। अगले साल 2-3 यहाँ पर हमारे पास में है छोटे क्वेश्चन से, एक नंबर के, तो आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकते हैं सवालों को। तो पहला सवाल जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि उस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का नाम लिखिए जो कोहरे व धुंध में वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। कौन सी विकिरण होती है बच्चों? तो अगर आपके याद आ रहा हो बच्चों, तो जो हमने इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें जो गुण लिखवाए थे, अगर आपके याद आ रहा हो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो हमने 7 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें रेडियो, गामा, माइक्रोवेव, है ना, आवृत्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, इसमें सारी है। जिसमें हमने इसकी परास बता रखी है, आवर्ती परास बता रखी है, तरंगदैर्घ्य परास बता रखी है, उपयोग बता रखे हैं, है ना, तो गुण बता रखे हैं। तो उसमें आपको नजर आएगा, जब आप अवरक्त किरणें पढ़ेंगे उसमें लिखा मिल जाएगा आपको कि अवरक्त किरणें जो होती हैं वो कोहरे में सहायक होती हैं, या कोहरे को छाटने के लिए, उसको साफ करने के लिए, दूर तक वस्तु को देखने में मदद करती हैं। तो कौन सी किरणें आएंगी बच्चों इसमें? अवरक्त किरणें। तो उसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? अवरक्त किरणें, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। दूसरा, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य परास लगभग कितनी होती है? तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य बच्चों परास होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से कितनी, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर इसको बच्चों मीटर में कन्वर्ट कर लें तो आपका बन जाएगा 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। ये इसकी बच्चों परास होती है, ठीक है। तो यहाँ तक बात बच्चों आपके क्लियर हो गई होगी। अब अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे इसमें कहता है अगले सवाल में कि वैद्युत चुंबकीय तरंग का आपको दे रखा लेमड़ा = 25 मीटर दे रखा है। कितना दिया बच्चों आपको? 25 मीटर हो तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति यानी कि न्यू पूछ लिया आपसे, है ना, संकेत वैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो न्यू पूछ लिया आपसे। आप जानते होंगे न्यू बराबर जो होता है आपका C/λ होता है, ठीक है। तो C की वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10⁸, और यहाँ पे अगर 25 डाल रखा है आपका ये वाला, तो उसको जब सॉल्व करा जाएगा बच्चों तो आपका जाएगा न्यू बराबर कितना आएगा, 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे तो 300 × 10⁻⁶/25 चला जाएगा। इसको काटेंगे तो बच्चों 12 बार कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा न्यू बराबर 12 × 10⁻⁶ हर्ट्स आ जाएगा। और 10 की पावर बच्चों अगर 6 को हटा देते हैं तो यहाँ आपका बन जाएगा 12 मेगा हर्ट्स बन जाएगा। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर वाला भी इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर यहाँ तीनों सवाल आपके समझ में आ गए हैं हमारे, ठीक है, तो उसके आगे चल लेते हैं बच्चों। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं, ये सवाल बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया 1-2 बार आपसे ये, इसमें भले ही सर ने डाल रखे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपका आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किस स्टेशन में समृद्ध हो रही है, तो संगत तरंगदैर्घ्य आपको, यानी कि उसकी आपको तरंगदैर्घ्य की परास बताने की किस तरंगदैर्घ्य में ये काम कर रहा होगा, ठीक है। तो किस तरंगदैर्घ्य में आपका ये काम करता है उसमें आप ध्यान देंगे। तो पहले अगर मान लेते हैं कि मैं इसको मान के चलेता हूँ कि ये ν1 होगा, और ये आपका मान के चलेते हैं कि ν2 होगा आपका ये वाला आवर्ती के लिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे आपको जो दे रखा है, जो गिवन आपका है, हम ν1 नोट करेंगे यहाँ पे 7.5 मेगाहर्ट्ज। इसको जब कन्वर्ट करा जाएगा बच्चों तो आपका आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁶ हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
अब यहां से आप इसके करॉस्पॉन्डिंग आप लेमड़ा 1 निकाल लीजिए। अभी आप फॉर्मूला पढ़े थे, जैसे अगर आपके याद आ रहा हो कि न्यू बराबर आपको होता है सी अपॉन लेमड़ा, है ना। तो यहाँ से लेमड़ा बराबर क्या चला जाएगा, सी अपॉन न्यू 1 चला जाएगा। अब सी की वैल्यू आप जानते हैं कांस्टेंट होती है 3 गुना 10 की पावर 8, नीचे जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 6, है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके। अगर यहाँ तक बात आपके क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो एक जीरो इसमें डाल देंगे। आप ध्यान से इसको देखेंगे, एक तो पॉइंट लाके आपकी एक जीरो ऊपर चली जाएगी, तो आपका बच जाएगा बच्चों 3/75 गुना, आप ध्यान देंगे बच्चों 8 और 1 9, 9 पावर हो जाएंगे यहाँ पर, और ये 6 ऊपर जाके हो जाएंगे माइनस की 6। तो आपका बच्चों आ जाएगा यहाँ पे लेमड़ा 1 इजिकल टू 3/75, है ना। और यहाँ पे देखें 3 पावर बचेंगी, 1 2 3 पावर बचेंगी। तब यहाँ पे 300/75 कर लिया जाए और गुना 10 कर लिया जाए, तो यहाँ से कट के 4 आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा लेमड़ा 1 इजिकल टू 40 मीटर। कितना है, 40 मीटर, ठीक है। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम देख लेते हैं बच्चों लेमड़ा 2 के अकॉर्डिंग, तो आपको चल जाएगा पता, यहाँ से जो आपको दे रखा था गिवन में न्यू 2, वो वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 12 मेगा हर्ट्ज। इसको जब चेंज करेंगे तो 12 गुना 10 की पावर कितना आएगा, प्लस के 6 हर्ट्ज आ जाएगा। अब जब यहाँ रखी जाएगी वैल्यू, तो सी अपॉन में न्यू 2 जाएगा 3 गुना 10 की पावर 8 बटे में कितना जाएगा, 12 गुना 10 की पावर कितना, 6। अब ध्यान देंगे तो पावर कितनी बचेंगे, 3/12 गुना 100 बच जाएगा। क्यों, चूंकि 8 पावर में से बच्चों 6 पावर कम हो जाएंगे तो बचेंगे 2 को हमने ऐसे लिख लिया। तो आपका आ गया 300/12, इससे इसको काटा जाएगा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितने बचे 6, 12 पंजे 60, यानी कि 25 मीटर आ गया। तो लेमड़ा 2 बराबर कितना गया बच्चों आपका 25 मीटर। तो उसकी जो परास हो जाएगी, जो रेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, रेंज क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 40 मीटर से 25 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी तरह की आपको बच्चों। चलिए, अगर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तो आगे चल लेते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या आता है बच्चों आपसे कि कल्पना कीजिए कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि ई नोट आपको दे रखा है 120 न्यूटन बटे कूलाम। तो उसकी आवृत्ति आपको दे रखी है न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज। इसको जब चेंज करेंगे तो 50 गुना 10 की पावर 6 हर्ट्ज चला जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें ज्ञात करनी है बच्चों यहाँ पे। एक तो सबसे पहले आपको बी नोट निकालना है। तो जो हमारे पास में पहला पार्ट रहेगा यहाँ पे, इस पहले पार्ट के अंदर भी आपको पहली चीज निकालनी है बी नोट, ठीक है। अब बी नोट निकालने के लिए बच्चों हम क्या काम करेंगे हम फॉर्मूले लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, जस्ट अभी आपको बताया था कि ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो जब यहाँ से बी नोट निकालना होगा तो ई नोट अपॉन में सी चला जाएगा। अब ई की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 120 बटे में 3 गुना 10 की पावर 8 चला जाएगा। इसको इससे काट दिया जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 चौक 12, 40 आ जाएगा, है ना। अब इसको अगर देखा जाए तो बी नोट आपका चला जाएगा बच्चों 4 गुना 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला चला जाएगा। क्योंकि 8 पावर जाकर ऊपर बच्चों माइनस हो जाएंगे और माइनस में से पावर कम हो जाएंगे, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 4 गुना 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। तो ये पहला पार्ट का आंसर आ गया, यानी कि हमने बी नोट को निकाल लिया, ठीक है। फिर आपके पास ओमेगा यानी कि सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ओमेगा आपको निकालना हो, है ना, तो आप जानते हो ओमेगा जो होता है आपका 2 पाई न्यू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो जब वैल्यू यहाँ बच्चों रखी जाएगी तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू यहाँ 50 गुना 10 की पावर कितना जाएगा 6। तो देखेंगे
इसकी जब इसमें गुना करेंगे बच्चों तो ओमेगा बराबर कितना चलेगा 3.14 इंटू 100 ना 10 की पावर 6 जाएगा, और ये इसमें चला जाएगा बच्चों आपका ये, तो आपका आ जाएगा 314 गुना 10 की पावर 6 रेडियन पर सेकंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने बी पार्ट भी निकाल लिया, यानी कि पहले पार्ट का सेकंड पार्ट, मतलब पहले पार्ट के अंदर ए पार्ट के अंदर जो हमारे दूसरा पार्ट पूछ रहा था आपसे ओमेगा, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब फिर आपसे तीसरा पार्ट पूछ लिया। तीसरे पार्ट में क्या पूछा बच्चों आपसे, के बारे में पूछ लिया। आप जानते होंगे जो के होता है आपका वो 2 पाई अपॉन क्या होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन तो 2 पाई अपॉन आपका क्या होता है बच्चों, लेमड़ा होता है ना, 2 पाई अपॉन लेमड़ा होता है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ से आप लेमड़ा को निकाल लीजिए। ठीक है तो पहले एक काम करते हैं हम यहाँ पे कि हम फोर्थ पार्ट को निकाल लेते हैं। जो इसका फोर्थ पार्ट था आपका लेमड़ा, ये क्या आ जाएगा आपका सी अपॉन न्यू आ जाएगा। तो देखिए 3 गुना 10 की पावर 8 चला जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे है 50 गुना 10 की पावर 6। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे बच्चों 3/5। ठीक, अब यहाँ पे पावर हो जाएंगी 6 और 1, ये 6 और 1 ये वाली 7, ऊपर जाके माइनस के 7 हो जाएंगी, तो कितनी बचेगी, केवल 1 बचेगी। इससे काट देंगे 2 बार, 3 दूनी 6, तो लेमड़ा वाला कितना गया 6 मीटर आ गया। ठीक है, अब 6 मीटर जब आ चुका है तो वैल्यू को पुट किया जाएगा बच्चों आपका, और आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है उसने, के निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो तीसरा पार्ट जो आपका के था निकालने के लिए, तो के बराबर क्या लगा लेंगे, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा लगा लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी बच्चों 3.14 है ना, इसका मान 6 आ गया, इसको से कैंसिल कर लेंगे 3 बार आ जाएगा है ना। तो के बराबर कितना आपका आ जाएगा 3.14 अपॉन 3। अगर इसको भाग करना चाहो भाग कर सकते हैं बच्चों, तो वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी आपकी 3 कम 3 कम 3 है ना। तो आपका कितना जाएगा बच्चों इसमें पॉइंट लगा के हो जाएगा आपका 0 लगा के 3 चौक 12 है ना। तो 1.04 के अराउंड समथिंग आपकी वैल्यू निकल कर जाएगी। वैसे इसको 5 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियन पर मीटर निकल कर जाएगा आपकी वैल्यू। तो उस तरीके से अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, तो हम यहाँ पर इसके कितने पार्ट कर लिए, यहाँ पर बच्चों हम इसके चारों पार्ट को कर चुके हैं है ना। अब जब 4 पार्ट आपके इसके हो चुके हैं, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो अब आपको ई और बी के लिए व्यंजक निकालना होगा। तो व्यंजक निकालने के लिए आप जानते हैं जो इक्वेशंस आपकी होती है ई की, वो होती है आपकी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है ना। तो उसमें आप वैल्यू को रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा वैद्युत के लिए, यानी कि जो बी पार्ट हमारा जाएगा ये वाला उसके लिए। तो ई नोट की वैल्यू कितनी है 120 साइन ओमेगा का मान कितना है यहाँ पे आपका 2 पाई, यानी कि इसको रख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम 314 गुना 10 की पावर 6 टी प्लस के, और के का मान कितना है 1.04 एक्स, ये वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से जो बी का मान होता है बच्चों वो क्या बन जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू बी की जो आपने निकाली बच्चों, कितनी निकाली 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 साइन 314 गुना 10 की पावर 6 टी प्लस के 1.04 एक्स। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किस तरीके से। तो हमने मान भी निकाल लिए और हमने इक्वेशंस की व्यंजक भी आपको बता दिए कि कैसे बनेंगे। चलिए अब आगे चल लेते हैं। अगले सवाल में जैसे आपसे कहता है कि सविकल्प निकालिए कि अगर गामा किरणें एक्स किरणें माइक्रोवेव हो, तो उसमें जो गति है आपकी, ये अगर आपको गति दे रखी है वीजी यानी गामा, वी एक्स यानी कि एक्स किरणें और वी एम यानी कि माइक्रोवेव, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारे पास जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं मुझे दोनों गलत है, चूंकि ये तीनों ही आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती हैं, और प्रकाश का वेग निर्वात में बराबर होता है ना। तो इसलिए इन तीनों के लिए जो आएगा बच्चों करेक्ट आंसर आपका वो क्या आएगा,
Vg बराबर आपका होगा Vx और Vx बराबर आपका होगा Vm, यानी कि गामा किरणों का वेग, एक्स किरणों का वेग और माइक्रोवेव किरणों का वेग, तीनों का वेग आपस में बच्चों कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। दोनों आपके ऑप्शन यहाँ पर बच्चों गलत दे रखे थे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में अगला सवाल है ये वाला, इसमें क्या था कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, अब वैद्युत क्षेत्र का आयाम बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो कितना दे रखा है आपको, वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपको दे रखा है बच्चों 6 वोल्ट पर मीटर, है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम है आपको निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या लगा लेंगे बच्चों इसमें, E अपॉन बी इज इक्वल टू सी लगाएंगे। अब जब यहां से बच्चों B निकालना होगा तो E अपॉन में C आ जाएगा। अब E का मान आपको दे रखा है बच्चों 6, इसका मान 3 × 10⁻8 हो जाता है। इसको काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, ये पावर ऊपर जाके बच्चों पावर माइनस हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा B बराबर 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, सेकंड वाला पार्ट 20 × 10⁻⁸ करेक्ट हो जाएगा। 2020 में सवाल आपका आया हुआ है, तो इस सवाल को आप थोड़ा बच्चों ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब इस सवाल को ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो इसको आप करेंगे। अभी आप अगला सवाल देख लेते हैं कि हमें कौन सा अगला सवाल करना होगा बच्चों। ये वाला सारे सवाल तो हमारे हो गए ना। चलिए, अब अगला सवाल जो हमारे पास में है बच्चों, 5 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली किसी रेडियो की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, है ना। रेडियो की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य यानी कि आपको लेमड़ा निकालना होगा बच्चों की, लेमड़ा कितना होगा आपको यहाँ पे बच्चों दे रखा है, म्यू बराबर 5 मेगा हर्ट्ज से रखा है, तो 5 × 10⁶ हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आपको तरंग दैर्घ्य निकालनी, तो लेमड़ा बराबर क्या जाएगा, C अपॉन में न्यू चला जाएगा, है ना। C का मान 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू 5 × 10⁶। ठीक है, 5 × 10⁶ हो जाएगा। अब ये जो ऊपर जाएगी वैल्यू, तो लेमड़ा बराबर कितना आएगा, 3 × 100, है ना, बटे में 5, इसको काट देंगे, 20 बार कट जाएगा और 20 × 60, है ना। क्या सही कर रहा हूँ बच्चों मैं, 20 से 60 हो जाएगा ना, तो लेमड़ा बराबर कितना आएगा आपका 60 मीटर आ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये माइनस प्लस की जो 6 पावर आपकी हैं ऊपर जाएगा, माइनस की 5 हो जाएगा ना, ये 5.00 दे रखा है आपको, तो ये वैल्यू 5 ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएंगे, 8 में से 2 6 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 के यानी कि 100 हो जाएगा, 5 से उसको डिवाइड करेंगे, 20 में कट जाएगा, 20 के 3 में गुना करेंगे, आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे आपके पास में बच्चों अगला सवाल आपको दे रखा है वाला, कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र आपको बी वाई दे रखा है बच्चों, है ना। तो आपको बी वाई जैसे आपको दे रखा है, बी वाई इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻6, है ना, साइन 3 × 10⁻11 टी प्लस के 400 पाई एक्स दे रखा है, टेस्ला की यूनिट है ना। तो दोलित्र वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक यानी कि आपको निकालना है, ई निकालना है। अब व्यंजक के लिए से वाई पर है, तो आप जानते हैं कि तरंग के चलने की दिशा बी और ई दोनों तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अगर वाई एक्सिस पर आपका बी है तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस पर आपका ई नहीं हो सकता। अब या तो ई जो होगा आपका एक्स एक्सिस पर होगा या ई होगा आपका जेड एक्सिस पर, तो इसलिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसको जेड एक्सिस पे ले सकते हैं। अब जेड एक्सिस पे लेने के लिए आपको पहले आपको इसकी तुलना करनी पड़ेगी, यानी कि बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना कर लेना आप। जब तुलना कर लेंगे बच्चों, तो तुलना करके यहां से आपका बी नॉट निकल कर जाएगा 8 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अब जब यहां से आप कंपेयर कर लेंगे तो फिर निकालेंगे आप ई की वैल्यू, और साथ में यहां से ओमेगा नोट कर सकते हैं 3 × 10⁻11 और के नोट कर सकते हैं हम यहाँ पे 400 पाई। ये रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ये रेडियन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके ये बात समझ में आ चुकी है तो यहां से बच्चों आप पहले क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे ई नोट।
तो आप जानते हैं कि ई नोट अपॉन बी नोट इजिकल टू आपका होता है सी, तो यहां से ई नोट इजिकल टू आपका जाएगा बी नोट इंटू में सी, और बी नोट की वैल्यू कितनी 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी 3 गुना 10 की पावर 8, ठीक है। अब इसके जब गुना करेंगे बच्चों तो कितना है 8 या 24, और यहाँ से 2 पावर कम हो जाएंगे बच्चों, तो आपका बन जाएगा 2400, है ना, वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये जो आपका पास में है ये आपका है आपका ई नोट की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 2400 वोल्ट पर मीटर। बस अब आपको इस इक्वेशंस में रख देनी है। इसका जो व्यंजक बच्चों यहाँ बन जाएगा, इसका जो व्यंजक यहाँ बनेगा बच्चों, क्या बन जाएगा आपका व्यंजक, ई जेड बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बन जाएगा। बस वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए ई जेड बराबर आपका कितना जाएगा यहाँ पे 2400 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 11 टी प्लस के 400 पाई एक्स वोल्ट पर मीटर। तो ये जो बच्चों आपका है आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर सवालों को कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास में निकल कर आया है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपके पास में जैसे दे रखा है बी वाई, यानी कि वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर आपका ई नहीं हो सकता, ई या तो एक्स पर होगा या आपका जेड पर होगा। हमने जेड पर देख लिया, चूंकि दोनों है ना एक दूसरे के लंबवत रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो आपके सवाल आपको आज करवाए गए हैं, इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे। सारे बोर्ड के एग्जाम में सवाल आपके आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, इनको अगर आप कर लेते हैं तो 100% हम आपसे कह रहे हैं कि इस साल भी इन्हीं में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में सवाल रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।